नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अरावली को लेकर उठे हुए बवाल में कुछ नए अपडेट्स जानने के लिए। साथियों, अरावली बचाओ को लेकर के हमने बहुत पहले ही आपके साथ सेशन साझा किया था, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह मान लिया गया था कि अरावली 100 मीटर से ऊपर ऊंची होंगी, वही मानी जाएंगी। हमने इस पर अपनी पाठशाला और अंकित इंस्पायर्स राजस्थान दोनों ही चैनल्स पर डिटेल में सेशन 1 दिसंबर को करके आपके साथ साझा कर दिया था। हमने जब ये सेशन किया, उसके बाद हमने इसके बारे में निरंतर अपने ट्विटर हैंडल्स पे, फिर चाहे वो अंकित इंस्पायर्स राजस्थान का हो या अंकित कुमार अवस्थी नाम से ट्विटर हैंडल्स हो, हमने अपनी तरफ से अरावली को लेकर के समय समय पर जो भी जरूरी जानकारियां हैं वो आपके साथ साझा की हैं, और कैसे अरावली को बचाने के लिए राजस्थान में फिलहाल तमाम प्रयास और देश भर के अंदर लोग जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो अरावली बचाने को लेकर किस तरह से निरंतर प्रयास कर रहे हैं वो आपके साथ साझा किया। हाल ही में अरावली से जुड़ा एक और मामला बाहर निकल कर आया, और वो मामला था दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण इस समय अनकंट्रोलेबल है। जीने लायक परिस्थितियां नहीं हैं। सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। जो दिल्ली और एनसीआर में रह रहे लोग हैं, वो सामान्य से अपना जीवन 10 साल कम करते हुए जा रहे हैं। इतना एयर क्वालिटी बिगड़ चुका है कि उस एयर क्वालिटी के लेकर के और उसके मानकों को लेकर के अब सरकारें सफाई दे रही हैं। सरकारें उन मानकों को मानने से इनकार कर दे रही हैं। हालात ये हैं कि जिस तरह से पहले वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जब अपोजिशन में थी, तो आम आदमी पार्टी से जो सवाल करती थी, आज वो खुद ही अब डिफेंसिव मोड में प्रदूषण और एक्यूआई को लेकर के अपनी तरफ से बयानबाजी कर रही है। इन तमाम चीजों के बीच में हाल ही में एक सोशल मीडिया पर नई डिबेट जुड़ी। एक तरफ अरावली और एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण। आप जब इस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि एक बहुत ही पुरातन पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से भी पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका एक सिरा दिल्ली के अंदर रायसीना हिल्स तक आता है। ऐसे में दिल्ली के प्रदूषण को इस रायसीना हिल्स के साथ जोड़ दिया गया, अरावली हिल्स के साथ जोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसके लिए अरावली जिम्मेदार है। और अरावली जिम्मेदार कैसे है? अब एक तरीके से ये ऐसे समय पर बयान आया सोशल मीडिया पर, ऐसे समय पर इस तरह की चर्चाएं छिड़ना शुरू हुई जिस समय अरावली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय है उसकी तरफ से जो तर्क दिए गए थे, उन तर्क के बाद में जैसे ही दिल्ली के प्रदूषण के लिए अरावली जिम्मेदार ठहराया जाने लगा, तो लगने लगा कि अब दिल्ली में प्रदूषण ही तभी खत्म होगा जब अरावली को यहां से हटा दिया जाएगा। तो आइए आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो धारणा लोगों के दिमाग में बिठाई जा रही है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए अरावली जिम्मेदार है, वो कितना सही और कितना गलत है, नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या भारत सरकार अरावली को लेकर के अपने विचार से कन्विंस है या कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं? हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण से क्या भारत का अरावली बच जाएगा? आज के सेशन में जिक्र होगा सभी बातों का। लेकिन हां, फिलहाल रजत शर्मा जी से काफी सारे सवाल लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी से सवाल किए जा रहे हैं। रजत शर्मा जी जो इंडिया टीवी के संपादक हैं, उनसे सवाल इस बात का क्योंकि उन्होंने हाल ही में प्रदूषण को लेकर के जो थ्योरी दी, उस थ्योरी को अब हम आप पर डिस्कस करेंगे कि क्या वो थ्योरी वाकई में जो वो कह रहे हैं कि प्रदूषण इस वजह से हो रहा है उसके आसपास है, या फिर कोई और कहानी है। आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने अरावली पर ऑलरेडी एक सेशन किया। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स के कमेंट्स में ये लिखा आ रहा है कि आपने अरावली को लेकर कोई सेशन नहीं किया है, जबकि शुरुआती सेशन हम ही लोगों ने किया था। यह जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के सामने अपनी पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं। साथियों, अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जिसमें लोगों का यह कहना है कि केवल लगभग 9% पहाड़ ही अब वो बच जाएगा जो परिभाषा के अनुसार अरावली है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश के अंदर से बहुत सारी जो भी पारिस्थितिकी है वो लुप्त हो जाएगी। हमारे देश की बात क्यों हो रही है? 4 राज्यों से होकर अरावली गुजरता है। गुजरात से शुरू होते हुए राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश या कहिए आधा राज्य की हैसियत रखता है। इन 4 राज्यों की पारिस्थितिकी में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा अगर अरावली को हटा दिया गया या अरावली को परिभाषाओं के अनुसार पर्वत मानने से ही इनकार कर दिया गया। लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा का अवेयरनेस हुआ, लोग अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करने उतरना शुरू हुए। विरोध के अंदर राजस्थान के अंदर अरावली बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा गठन की घोषणा हुई। लोग गांव गांव जाकर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने लगे। माननीय मंत्री जी जो केंद्र
केंद्रीय मंत्री हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने लोग पहुंचे। विपक्ष जो राजस्थान के अंदर है वो सत्ता पक्ष से सवाल करना शुरू किया। विपक्ष के अंदर जो विधानसभा के अंदर जो विपक्ष को अगुवाई कर रहे हैं उनके द्वारा इस बारे में बताया गया। मतलब सब तरफ से विपक्ष सवाल सरकार से कर रहा है कि आफ्टर ऑल आप लोग ऐसी कैसे धारणा बना सकते हैं कि अरावली केवल वो जो 100 मीटर से ऊंचा हो। अगर ऐसा है तो 100 मीटर से नीचे का जितना भी पहाड़ पर्वत है क्या आप उसे माइनिंग माफियाओं को बेच देंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या राजस्थान के अंदर भविष्य में अरावली देखने को नहीं मिलेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अरावली का मुख्य भाग है वो राजस्थान में ही है, इसलिए राजस्थान सबसे प्रभावित राज्यों में है। लेकिन राजस्थान से होते हुए ये दिल्ली तक आता है और दिल्ली के आसपास का जो ग्रीन बेल्ट है वो इस अरावली की ही तलहटी में बसा हुआ है। मानेसर, गुड़गांव, इसके आसपास की जो हरियाली है वो अरावली की ही फुट हिल्स में बसी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सरकार के अनुसार अगर वो क्षेत्र अरावली नहीं बचा तो क्या उसे पूरी तरह साफ करके भूमाफियाओं के माध्यम से, लैंड माफियाओं के माध्यम से, पहाड़ को बेचकर, पत्थर को बेचकर वहां पर भी नई सोसाइटी और कॉलोनी काट दी जाएंगी? खनन माफियाओं के हाथों पर्वत को बलि चढ़ा दिया जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो पर्यावरण का क्या होगा, पारिस्थितिकी का क्या होगा? यह बड़ा सवाल था। एक बार मैं मैप पर फिर से आपको दिखा दूं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये 4 जगह से होकर गुजरता अरावली जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अक्सर इसकी चर्चा होती है तब जब जब साउथ वेस्ट मानसून की चर्चा की जा रही होती है। साउथ वेस्ट मानसून जो अरब सागर से चलकर आ रहा होता है, वो अरब सागर से चलकर आ रहा साउथ वेस्ट मानसून जब अरावली के पैरेलल होकर पहुंचता है तो राजस्थान के अंदर जहां जहां ये टकराता है उन क्षेत्रों में बारिश करता है और इसके पैरेलल होते होते ये हिमालय तक पहुंचता है, ताकि हिमालय में बारिश, बर्फबारी और तमाम प्रकार से नदियों के अंदर सदानीरा नदियां जो हैं, पेरिनियल रिवर्स जो हैं, उनमें पानी की पहुंचायत पहुंचती है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि अरावली को भारत सरकार के आदेश के अनुसार अगर मानने से ही इनकार कर दिया जाए तो इनडायरेक्टली खनन माफिया के पास यह आदेश चला गया कि आप और पहाड़ों को काट सकते हो, क्योंकि 100 मीटर जिसकी हाइट है उससे ऊपर ही अरावली है। ऐसे में अरावली में लगभग 10,000 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम की हैं। ऐसे में उन तमाम पहाड़ियों को क्या खनन माफिया काट कर फेंक देगा? ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो आने वाले समय में राजस्थान के एक और जो थार का मरुस्थल है वो चलते हुए पूर्वी राजस्थान की तरफ आ जाएगा। वो बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ मरुस्थलीकरण राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सब तक पहुंचेगा। तमाम वो प्रकार की परेशानियां जो कि राजस्थान की इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, क्या वो परिस्थितियों को ये परिस्थितियां बदल देंगी? ये तमाम प्रकार के सवाल होने शुरू हुए। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने बताया, जो कि लगभग 692 किलोमीटर लंबी है और 4 राज्यों से होकर गुजरते हुए यहां तक पहुंचती है। अरावली के ही किनारे अहमदाबाद, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, गुड़गांव जैसे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। इनमें काफी सारी जो प्रमुख रेंजेस हैं, जरगा रेंज, हर्षनाथ रेंज, इन सारी के बारे में मैंने सारी जानकारी डिटेल में आपको ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए हम चर्चा में इसको लेकर चल रहे हैं। अरावली को ब्रॉडली 3 भागों में बांटा जाता है: नॉर्थ ईस्ट अरावली, मिडिल अरावली और साउदर्न अरावली। जो नॉर्थ ईस्ट अरावली है, यानी कि जो दिल्ली की साइड वाली अरावली है, उसकी औसत ऊंचाई बहुत कम है समुद्र तल से, 450 मीटर ही उसकी औसत हाइट है। वहीं मिडिल अरावली की औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है और जो सदर्न अरावली है उसकी 1000 मीटर है। जब आप ये वाली लाइन सुनते हैं तो आप कहेंगे, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली और उसके नीचे वाली अरावली की लड़ाई है, और कह रहे थे कि 100 मीटर से ऊपर की अरावली 10% से भी कम है, 9% के आसपास है, और अभी आप शब्द यूज कर रहे हो औसत ऊंचाई। सर क्या बात करते हो, औसत ऊंचाई 450 मीटर कैसे आ सकती है जब 10% ही 100 मीटर से ऊपर है? बहुत ही लॉजिकल सवाल बनेगा। इसीलिए मैं यहां पर ध्यान दे दूं कि ये जो हाइट्स पहाड़ की लिखी गई हैं, ये सभी हाइट माध्य समुद्र तल से हैं, यानी समुद्र के अंदर जो जल का स्तर है, ऊपर का जो जल का स्तर है, वहां से पर्वत को नापा गया है, ना कि पर्वत के आसपास के क्षेत्रों से। ध्यान से समझने की बात यह है कि सामान्यतया हर राज्य जो कि भूमंडल पर स्थित है, जो स्टेट राजस्थान जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, ये समुद्र तल से स्वाभाविक रूप से ऊंचाई पर हैं। तभी तो समुद्र का पानी तलहटी से चलकर अंदर नहीं आ रहा है। समुद्र में और जमीन में जो बेसिक अंतर है वो यही ना, जमीन समुद्र से ऊपर है, तो समुद्र से उसकी एक औसत ऊंचाई होती ही है। ऐसे ही राजस्थान की एक माध्य समुद्र ऊंचाई समुद्र से होगी। समुद्र से राजस्थान की जो हाइट है उसको भी इसमें काउंट कर लिया गया है।
और फिर हम अरावली की हाइट बोल रहे हैं। तो अपनी एक तो राजस्थान की हाइट प्लस अरावली की हाइट दोनों कंबाइंड रूप से तो समुद्र से बहुत ऊपर चली गई। इसी वजह से यहां पर यह औसत हाइट आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। बवाल क्या है? बवाल भारत सरकार के इस बयान पर है जिसमें उन्होंने 100 मीटर तो बोला, लेकिन यह नहीं बोला कि इसे नापा कहां से जाएगा। अब नापा कहां से जाएगा? तो परिभाषा को जब आप अधूरा छोड़ देते हैं तो फिर अर्थ निकलने लगते हैं। अर्थ निकले कि आसपास के भू क्षेत्र से उस पर्वत की ऊंचाई नापी जाएगी। आसपास का भू क्षेत्र किसे कहेंगे? बहुत सारा तो राजस्थान में अरावली पठार में है, यानी कि बहुत दूर तक प्लेन में है। और जब बहुत दूर तक प्लेन है तो वहां पर ऊंचाई और चोटी का पता लगाना मुश्किल है। ऐसे में आसपास के क्षेत्र से अरावली की हाइट देखना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसीलिए यह तर्क ही नहीं मिला कि अरावली को नापा कहां से जाएगा। सरकार ने 100 मीटर का तर्क दे दिया और तर्क देकर कह दिया कि आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अगर हम बात करें तो अरावली अपने आसपास के क्षेत्रों से 100 मीटर से ऊपर केवल 8.7% जगह पर ही जाती है। उसके अतिरिक्त 10,000 छोटी मोटी ऐसी चोटियां हैं जो कि औसत से 20 मीटर से नीचे की डली हुई हैं। ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई अपनी सिफारिश थी, उन सिफारिश में जो गलतियां हुई उससे अरावली बचाओ आंदोलन निकल पड़ा। पहले अरावली को लेकर 3 डिग्री वाला फॉर्मूला अपनाया जाता था, सरकार ने वो हटा दिया। 100 मीटर वाली बात की जिसको लेकर के बवाल शुरू हो गया। अरावली पूरे देश में 39 जिलों से होकर गुजरती है। 4 राज्यों के अंदर 39 जिलों से होकर गुजरती है। उसमें से कई प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्र भी स्थित हैं। इसी बयान में अचानक बयान जुड़ जाता है रजत शर्मा जी का। हालांकि आप इस बात को जिसके लिए चर्चा में है, उसमें इनका कहना यह है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कोई एक दिन का कारण नहीं है, उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति उसका बड़ा कारण है। उनका कहना है कि वो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस वजह से प्रदूषित हवा कैद हो जाती है और वो यहां से निकल नहीं पाती। आइए अब हम इस बात का विश्लेषण कर लेते हैं जो रजत शर्मा जी बयान दे रहे हैं। इनका कहना है कि सर्दी के सीजन में जो हवा है वो दिल्ली के चारों तरफ अरावली से घिरे होने के कारण ऐसा होता है। आपने जो बात कही, इन्होंने अपनी तरफ से जो बात कही वो दिल्ली की ज्योग्राफी को इसके प्रति जिम्मेदार दे दिया। दिल्ली इज ए बिग सिटी, इट्स शेप इज लाइक ए बॉल सराउंडेड बाय अरावली हिल्स ऑन 3 साइड। एज ए रिजल्ट पॉल्यूटेड एयर गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट डिस्पर्स इजीली। इनका जब ये बयान आया तो सोशल मीडिया पर इनका क्रिटिसिज्म होने लगा। इनके क्रिटिसिज्म के पीछे का बड़ा कारण निकल कर आया कि आप सरकार के विपक्ष में कुछ बोलेंगे नहीं। अब दिल्ली के प्रदूषण को, जिसको लेकर के पहले आप कभी बयान दिया करते थे, अरावली हिल्स की माइनिंग पर आप बयान दिया करते थे, 2023 में दिल्ली के प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते दिखाई देते थे, आज आप प्रदूषण के लिए ज्योग्राफी को जिम्मेदार ठहराने लग गए हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए इन दोनों बातों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रयास, रजत शर्मा जी का यह बयान कि दिल्ली की ज्योग्राफी ही ऐसी है कि प्रदूषण यहां पर ज्योग्राफी के कारण है, क्योंकि यह तीनों तरफ से अरावली से घिरा हुआ है। मान लीजिए कि भाई दिल्ली इनके अकॉर्डिंग एक बाउल शेप में है, एक कटोरे के आकार में दिल्ली है और इसके 3 तरफ पहाड़ियां हैं। 3 तरफ पहाड़ियों में मैंने 3 तरफ पहाड़ियां अज्यूम कर ली। ऐसे में इस कटोरे के अंदर बैठी दिल्ली को अगर प्रदूषण से मुक्त कराना है तो आपके अकॉर्डिंग इन तीनों पहाड़ियों को हटा दो, तब जाकर के ये प्रदूषण से मुक्त होगा। कहना शायद आप यही चाह रहे होंगे, वो भी ऐसे समय पर जब अरावली को लेकर के इतने प्रदर्शन और विरोध चल रहे हैं। ऐसे में अरावली पर सरकार का फैसला और आपका दिल्ली के प्रदूषण को, क्योंकि पता है कि दिल्ली के चलते पूरे दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है, प्रदूषण को लेकर के हमारी जनता बीमार हो रही है। ऐसे में आपने अरावली का जो पॉइंट निकाला, क्या यह वाकई में सिग्निफिकेंट है? इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, वो बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और दिल्ली को लेकर के ये जो बयान है कि ये 3 तरफ से अरावली से घिरा है, असल में दिल्ली की लोकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो वाकई में 3 तरफ से ऊंचाई वाली क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। ये तर्क तो सही है, लेकिन इसकी जो प्रासंगिकता है ना वो गलत है। कैसे? दिल्ली जब प्रदूषित नहीं होता था तब भी इन 3 ऊंची चोटियों से घिरा हुआ होता था। अरावली आज का नहीं है, करोड़ों साल पहले का बना हुआ पर्वत है। जस्ट लाइक हिमालय, जस्ट लाइक मालवा प्लेट्यू। इस तरीके से जो पहाड़ियां पहले से हैं और पहले से ही बने इन पहाड़ियों के बीच में जाकर दिल्ली बसा, तब तो उसमें प्रदूषण नहीं था।
लेकिन अब जब प्रदूषण आने लगा है, तो ये पहाड़ियां कहां से जिम्मेदार हो गई? ये इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। स्वाभाविक रूप से सोचने की बात है कि दिल्ली की प्रदूषण के पीछे का जो कारण दिया जा रहा है वो ये कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एकदम कटोरे के समान है। कैसे? उसके एक तरफ अरावली है, एक तरफ हिमालयन रेंजेस हैं। आप कहेंगे दिल्ली में हिमालय कहां है? तो दिल्ली से आगे जब आप पंजाब निकल रहे हैं तो हिमाचल के अंदर हिमालय की पहाड़ियां आ ही रही हैं। बिल्कुल वैसे ही दूसरी तरफ अगर आप एमपी साइड में निकलते हैं तो मालवा का पठार आ जाता है। तो दिल्ली के आसपास तीन तीन ऊंची क्षेत्र हैं और एक तरफ हमारा गैंगेटिक प्लेन है, यमुना गंगा का मैदान है। तो ऐसे में तीन तरफ से ये हवा जो इसके बीच में दिल्ली के प्रदूषण से आती है वो डिस्पर्स नहीं हो पाती और दिल्ली के अंदर प्रदूषण होने लगता है। ये बात तो सही है कि तीन तरफ से घिरा हुआ है। ये बात भी सही है कि प्रदूषण यहीं पर सबसे ज्यादा होने का बड़ा रीजन बनता है कि इसकी लोकेशन ऐसी है कि ज्योग्राफी इसे सपोर्ट नहीं कर रही। एक बार यूपीएससी ने भी इस सवाल इसी तरह से पूछा था कि दिल्ली को हीट चैम्बर क्यों कहा जाता है और दिल्ली हीट चैम्बर गर्मियों में बन क्यों जाता है? तो गर्मियों में हीट चैम्बर बनना